हेलो एवरीवन। आज अपन नया टॉपिक तो क्या करेंगे, जो अपनी थर्मो की क्लास चलती थी ना उसका कंटिन्यूएशन है, उसका सेकंड टॉपिक। कल अपन ने कितना कर लिया था? कल अपन ने कर लिया था कि जो हीट ट्रांसफ़र वगैरह है वो सीखा था कि कैलोरीमेट्री क्या होती है, कैसे काम करती है। उसमें एक दो जगह पे मैंने कुछ गलत बोला था पिछली क्लास में, कि मैंने कहा था कि लेटेंट हीट, इसे मैंने कह दिया था लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट कह दिया था। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है स्पेसिफिक ये स्पेसिफिक हीट नहीं होती। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। और जो अपना ये था ना कि Q इज इक्वल टू फेज चेंज के दौरान Q इज इक्वल टू एम इंटू एल, तो ये चीज़ थी। इसके अंदर ये क्या होती है, इसे अपन कहते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, ठीक है। लेटेंट हीट अब फॉर फ्यूजन या जो भी होगा वो अपन देख लेंगे। लेटेंट हीट कैसे, इसकी डायमेंशन देखो कैसी है। इस तरफ है अपनी क्यू की डायमेंशन होती है हीट की डायमेंशन, जो कि है जूल। तो और इसकी एल की क्या डायमेंशन है? एल की डायमेंशन होती है जूल पर पर मास, ठीक है। जूल पर ग्राम या केजी कुछ भी कर लो, जिस हिसाब से अगर ये ग्राम लिया है तो ये ग्राम। तो इसकी ये हो गई जूल पर ग्राम, अगर ये ग्राम के अंदर है तो। और इसकी जो हो गई यूनिट वो हो गई जूल। तो ये होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये खुद एक हीट है। कितनी हीट जनरेट होती है 1 ग्राम से, वो होती है लेटेंट हीट। तो ये तो खुद एक हीट है, लेकिन ये सिर्फ एक कैपेसिटी है। इसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। तो इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर डेल्टा टी और ये एम की, इसकी डायमेंशन क्या हुई? इसकी डायमेंशन हो गई जूल पर यूनिट मास केल्विन। ये इसकी डायमेंशन होगी। डायमेंशन चेक करने का सबसे आसान तरीका, दोनों तरफ इक्वेट कर लो। इसकी डायमेंशन क्या है? जूल। इसकी क्या है? ये एम नहीं, ग्राम कर देना। अगर मैं इसे ग्राम मानता हूँ तो यहाँ ग्राम आ गया। और इसकी कुछ यूनिट मुझे चेक करनी है, इसकी डेल्टा टी की केल्विन। तो इससे मैंने पर केल्विन ऐसे हो गया। तो ये तो पिछली क्लास का था, ठीक है। कुछ करेक्शन थे वो कर दिए। अब देखो आज का क्या सीखना है। आज अपन को सीखना है कि आज अपन सीखेंगे कि कैसे कैसे हीट ट्रांसफर होती है। तो क्या क्या मोड्स होते हैं हीट ट्रांसफर के। तो हीट ट्रांसफर के बेसिक मोड्स होते हैं, 3 मोड्स होते हैं बेसिकली। पहला हो गया अपना कंडक्शन के थ्रू। कंडक्शन किस किस के में होता है? कंडक्शन सिर्फ, देखो कंडक्शन क्या होता है, जब दो चीजें कांटेक्ट के अंदर होती है तब क्या होता है, इधर से इधर हीट ट्रांसफर हुई। तो ये क्या होता है, कंडक्शन जो होता है ये ओनली सॉलिड्स के अंदर होता है। याद रखना, ओनली सॉलिड्स के अंदर होता है कंडक्शन। दूसरा अपना हुआ कंडक्शन, जैसे हीट ट्रांसफर, अगर कोई गर्म चीज है ये, इसे मैंने छू रखा है, तो इसके थ्रू जो इलेक्ट्रॉन ऐसे बार बार बीट करते हैं, मेरी जैसे ये कोई हॉट सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने अपनी फिंगर लगाई। तो ये हॉट सरफेस पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन काफी एक्साइटेड होते हैं। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन मेरी फिंगर को बार बार हिट करेंगे। तो ये हो गया हीट ट्रांसफर। तो इस तरीके के अंदर एक फिजिकल कांटेक्ट जरूरी है। तो ये होता है कंडक्शन। कंडक्शन के अंदर एक फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी है। तो कंडक्शन हो गया पहला मोड ऑफ ट्रांसफर। यह सिर्फ सॉलिड्स के अंदर होता है। दूसरा मोड ऑफ ट्रांसफर हो गया अपना रेडिएशन। रेडिएशन कैसे? रेडिएशन देखो, रेडिएशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल सन मान लो। तो सन क्या होता है, रेडिएशन के लिए अगर आप कोई एनी मीडिया दे दो, किसी भी मीडिया के अंदर हो सकता है और नो मीडिया के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। सन मान लिया, सन और ये अपनी अर्थ, सन से अर्थ के बीच में यहाँ है स्पेस, मतलब इतनी जगह में है स्पेस, कोई कुछ नहीं है, एयर वगैरह कोई पार्टिकल नहीं है। इसके थ्रू भी रेडिएशन हो रही है, हीट ट्रेवल करती है। और जो अपनी एटमॉस्फेयर आ जाती है उसके अंदर पार्टिकल्स हैं, एयर पार्टिकल्स और वगैरह वगैरह, तो उनके थ्रू भी हो जाती है। और जो वाटर है वो उसके अंदर भी रेडिएशन पास हो जाती है। तो रेडिएशन ऐसा तरीका है हीट ट्रांसफर का, उसके अंदर अगर कोई मीडियम दे दिया तो ठीक, नहीं दिया तो भी हीट ट्रांसफर हो जाएगी, दोनों ही केसेस के अंदर। तो रेडिएशन के अंदर हीट ट्रांसफर होती है। अब अगला आता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के अंदर याद रख लेना, कन्वेक्शन सिर्फ लिक्विड और गैसेस के अंदर होता है कन्वेक्शन। तो ठीक है, ये याद कर लेना।
अब अपन आगे देखते हैं, हर एक मोड को ब्रीफली क्वेश्चन करेंगे, सॉल्व करते हैं कैसे क्या करता है, काम क्या होता है। शुरुआत करते हैं कंडक्शन से। तो कंडक्शन का देखो, कंडक्शन के लिए अपने पास एक अच्छा फॉर्मूला होता है, डी क्यू। अगली अपन 15-20 मिनट इसी फॉर्मूले में लगाने वाले हैं भैया। डी क्यू बाय डी टी इज इक्वल टू इंटू के इंटू डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू के, डी क्यू बाई डी टी अपना, ठीक है। डी क्यू बाई डी टी से क्या समझते हो, डी क्यू बाई डी टी हो गया मेरा हीट ट्रांसफर, ये मेरी हो गई हीट एनर्जी जूल, और ये मेरा हो गया टाइम टी। ये क्या कह रहा है, डी क्यू बाई डी टी होता है कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है पर यूनिट टाइम, 1 जूल, 2 जूल, 3 जूल, कितनी जूल हीट एनर्जी 1 सेकेंड के अंदर पर यूनिट टाइम के अंदर ट्रांसफर हो रही है। अब पहले तो अपन इसी को समझते हैं कि ये चीज लाई क्यों अपन फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स के अंदर कोई भी चीज अपन ऐसे नहीं ले आते कि मुंह उठा के कुछ भी करने लगे, ये इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस समझते हैं पहले। डी क्यू बाई डी टी क्या है, डी क्यू बाई डी टी है अपना कितनी हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम भैया। अब डी क्यू बाई डी टी यानी कि जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड हो गई अपनी वॉट, या मैं कह दूं इसे पावर। पावर से कुछ समझे, घर में गीजर आता है, गीजर की कुछ बताते हैं कि भाई इसकी 200 वॉट का गीजर है या जो भी है, तो 200 वॉट वगैरह गीजर की क्या जरूरत पड़ी। तो अब देखो इसका कमाल, अब अगर मेरे को कोई पावर दे दे तो मैं क्या करूंगा, पावर इनटू dt, गीजर की मेरे पास पावर है भैया, इनटू मैंने dt, कितने टाइम तक मैंने गीजर चलाया, आधा घंटा, 1 घंटा, कितना चलाया, तो इससे मुझे मिल गई Q। Q क्या होती है, Q ही होती है एनर्जी, Q इज इक्वल्स टू एनर्जी, हीट एनर्जी। तो कितनी मैंने एनर्जी कंज्यूम की बिल वगैरह बनाने के अंदर, जो अपने बिल वगैरह बनेंगे ना मीटर के, तो कैसे बनते हैं, मेरे को कोई भी बता देगा कि भैया आपकी गीजर या रॉड की पावर ये है या फ्रिज की पावर ये है, आपने कितने टाइम तक चलाया वो फ्रिज या रॉड, इंटू dt कर दिया, तो मेरे को मिल गई कि मैंने कितनी एनर्जी कंज्यूम की, तो उस एनर्जी के मुझे पैसे देने पड़ते हैं। तो ये बात समझे, डी क्यू बाई डी टी की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। अब डी क्यू बाई डी टी होता क्या है, लोगों ने कहा कि हाँ भैया ये चीज चाहिए हमें, डी क्यू बाई डी टी की जो हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम कितना हो रहा है ये हमें जानना है, कि हाँ भाई ये इतना काम का है, बिल वगैरह बनाने का काम का है। तो लोगों ने कहा कि हमें चाहिए, तो लोगों ने कहा कि इसे फाइंड आउट करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी डी क्यू बाई डी टी की। तो इसे अपन थोड़ा क्लीन करके रख देते हैं। तो डी क्यू बाई डी टी की आखिर वैल्यू निकालें कैसे। तो लोगों ने क्या कहा कि भैया एक्सपेरिमेंट किए कि ये जो मेरी एक कोई भी क्यूबिकल बना लिया, कुछ भी या रॉड वगैरह कुछ भी क्यूबिकल, अपने एक क्यूबिकल, एक काम करते हैं, क्यूबिकल एक वायर सा ले लिया इन्होंने से, सर्कुलर वायर, वायर समझ रहे हो ना, उसका कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, सर्कुलर सा ऐसे इस मार्कर के टाइप का, तो उसका कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, उसकी कुछ लेंथ ले ली इन लोगों ने भैया एल, और क्या लिया इन्होंने, कुछ टेम्परेचर डिफरेंस लगाया यहाँ पे कुछ T2 किया, यहाँ T1 किया। अब देखो एनर्जी तभी फ्लो करेगी जब इन दोनों के बीच में कुछ ग्रेडियंट होगा, यानी कि T2 माइनस T1 नॉन जीरो होगा, तभी कुछ एनर्जी फ्लो करेगी, वरना मूव क्यों करेंगे पार्टिकल, पार्टिकल्स। अब देखो तुम देखते हो कि अगर एक स्पून लिया तुमने, कभी घर पे ट्राई मत करना, स्पून लेना और जो स्टोव होगा, बर्निंग स्टोव के ऊपर स्पून रखना, पहले तो स्पून ठंडा होगा, फिर सिर्फ ये वाला एंड रखना, ये एंड गर्म होने लगेगा, तो ऑटोमेटिकली थोड़ी देर बाद ये जो एंड है जो कि इसके स्टोव के पास में भी नहीं है, तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली हीट ट्रांसफर करके ये वाला एंड भी गर्म हो जाएगा। तो यही है क्यों हीट ट्रांसफर हुई, क्योंकि एनर्जी का ट्रांसफर हुआ। एनर्जी का ट्रांसफर कैसे हुआ, कंडक्शन के थ्रू एनर्जी, अंदर अंदर कंडक्शन, फिर मेरे हाथ, इस मेटल से मेरे हाथ में कंडक्शन, समझे। तो लोगों ने कहा कि भैया हम एक वायर ले लेते हैं, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये ए, T1 T2 टेम्परेचर है एल, फिर उन्होंने कहा कि इसे पता करते हैं कैसे। तो उन्होंने देखा डी क्यू बाई डी है, डी क्यू बाय डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो रहा था एरिया, जितना मेरा एरिया ज्यादा उतनी जल्दी हीट ट्रांसफर हो रही थी। उन्होंने उन्होंने क्या किया,
रॉड ली, स्टोव के ऊपर लगाई और देखा कि भैया जितना बड़ा मेरा ये एरिया है ना, और लगाया, उतनी जल्दी मेरे को हाथ गर्म महसूस हुआ, उतनी जल्दी। जितना अगर एरिया छोटा जाए तो काफी देर तक मैंने गर्म होने दिया, एरिया अगर उसका काफी बड़ा है तो बहुत जल्दी यहाँ से यहाँ हीट ट्रांसफर हो गई। तो उन्होंने कहा कि ये चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, जितना भी मेरा ये वायर का एरिया है ना उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरी हीट ट्रांसफर, कितनी जल्दी हीट यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रही है। दूसरा उन्होंने कहा कि भैया जो हीट ट्रांसफर है ना मेरा डी क्यू बाई डी टी, कितनी जल्दी यहाँ से यहाँ हीट आ रही है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या, चेंज इन टेम्परेचर, डिफरेंस इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे स्टोव का टेम्परेचर और इस पॉइंट के टेम्परेचर में कितना डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर यहाँ पे स्टोव और इसका टेम्परेचर मान लिया यहाँ पे कितना है, स्टोव का टेम्परेचर अपन कितना मान लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे अप्रॉक्स 20 डिग्री सेल्सियस, तो ये कितना हो गया 100 20, तो ये कितना डिफरेंस हो गया 80 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस हो गया इन दोनों के बीच में। तब कुछ कितना टाइम लगा, उसने पकड़ के रखा, स्टॉप वॉच चालू की और तकरीबन कुछ मान लिया कि 10 सेकंड बाद उसने हाथ से छोड़ दिया, उसे गर्मी यहाँ पे महसूस होने लग गई। फिर उसने क्या कहा कि भैया एक काम करते हैं, इस टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। स्टोव के टेम्परेचर को उसने बढ़ा दिया, स्टोव के टेम्परेचर को उसने कितना कर दिया, इसका दुगना कर दो, तो 160 ऐड कर दिया, तो 180 डिग्री सेल्सियस पे स्टोव को गर्म कर दिया। अब उसने फिर से लगाया, फिर देखा कि भैया अब की बार तो 5 सेकंड के अंदर ही है ना, 5 सेकंड के अंदर ही वो हीट अप हो गया ये वाला हिस्सा उतना ही। तो क्या हुआ, क्या पता चला कि जो डी क्यू बाई डी टी की रेट थी ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो इनका बीच का टेम्परेचर का डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो फिर उसने क्या किया, ठीक है, तो अपना ये इसको एक और चीज पता चल गई। तो फिर उसके बाद उसने क्या किया कि भैया एक और चीज पता करते हैं। उसने देखा कि जो ये लेंथ है मेरी, अब पहले तो उसने एक लंबी 1 मीटर की लंबी वायर ली और उसे गर्म किया स्टोव से, और फिर देखा कि कुछ उसे 1 मीटर लंबी वायर ली और यहाँ पे उसने स्टोव लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे उसने हैंड से पकड़ रखा है, ठीक है। तो उसने देखा कि भैया 10 सेकंड बाद उसके हाथ को गर्मी महसूस किया, 10 सेकंड छोड़ो अपन इसे कर देते हैं 20 सेकंड्स बाद उसके हाथ को गर्मी महसूस होनी शुरू हुई, जब उसकी लेंथ थी 1 मीटर। तो अब देखो उसने कहा कि भाई लेंथ को अपन दुगना कर देते हैं, तो लेंथ को उसने कर दिया 2 मीटर और यहाँ पे हीट स्टार्ट कर दी, हाथ यहाँ पे पकड़ रखा। अब उसने देखा कि भैया जो मेरी हीट अब महसूस हुई ना मुझे, मैंने लेंथ की वैल्यू बढ़ाई। बाकी केस के अंदर क्या हो रहा था कि जैसे ही मैं टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ा रहा था, जो मेरे को हीट जल्दी मिलने लग गई थी, बहुत जल्दी हाथ गर्म हो रहा था। इस केस के अंदर क्या किया, जब लेंथ को बढ़ाया तो ये जो टाइम का ड्यूरेशन था ना वो भी बढ़ गया, लेंथ दुगना की तो टाइम का ड्यूरेशन भी मेरा दुगना हो गया। तो मुझे 40 सेकंड बाद उस बंदे को हीट महसूस हुई, उतनी हीट। तो इससे जो ये अपन ने नेट कंक्लूसिव क्या निकालेंगे, अपन एक कंक्लूजन क्या निकालेंगे, उस बंदे ने कहा कि डी क्यू बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/L, जो L उसकी लेंथ है। तब उसने क्या कहा भैया, उस बंदे ने कहा कि मैं तीनों चीजों को एक साथ ले आता हूं, डी क्यू बाय डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटू एरिया इंटू डेल्टा टी ओवर एल। अब उसने कहा कि यार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से बात नहीं बनेगी, तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए उसने अपना एक कांस्टेंट दे दिया। इस कांस्टेंट को कहते हैं थर्मल कोफिशिएंट, थर्मल कोइफिशिएंट, ठीक है। अब इस थर्मल कोफिशिएंट तो दे दिया, अपन ना क्या हम क्या है, अपन अब महसूस करेंगे इस फॉर्मूला को। उसने फॉर्मूला दिया तो दिया कैसे, उसका फायदा क्या हुआ, क्या उसने इससे और किया, वो सब देखते हैं अपन। अब देखो मान लो कि तुम एक पार्क के अंदर बैठे हो, ठीक है, पार्क गए तुम, वहां पे 2 टेबल पड़ी थी, एक वुडन टेबल, ये वुड की हो गई, और एक टेबल हो गई अपनी मेटेलिक टेबल, ठीक है। तुम जाके पार्क में कौन सी टेबल के ऊपर बैठना पसंद करोगे? गर्मी का दिन है भैया, दोपहर के 12 बज चुके हैं। अब तुम पूछोगे दोपहर के 12 बजे मैं पार्क जाऊंगा ही क्यों, वो छोड़ो, तुम गए थे और कौन से टेबल पे बैठना पसंद करोगे? तो जनता कहेगी भाई मैं तो वुडन पे बैठना पसंद करूंगा, क्योंकि बैठना ही है दोनों में से एक, भाई ये भी कंफर्म कंडीशन है। तो जनता कहेगी मैं तो वुडन पे बैठना पसंद करूंगा। क्यों? क्योंकि भाई जब मैं बैठूंगा तो मुझे गर्मी
मतलब गर्म नहीं लगेगा, जबकि ये जो होता है ना, ये बैठते ऐसे पीछे से जल जाती है, हालत ऐसी होती है, जैसे स्कूटी वगैरह पे गर्म बैठते हैं तो ऐसी हालत हो जाती है। तो ये कैसे हुआ भाई? इससे क्या मतलब ऐसा क्या है वुड में और इसमें? तो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या टेम्परेचर ऑफ वुड लेस देन टेम्परेचर ऑफ मेटल था क्या? क्या ये बात है क्या कि ये जो आपका लकड़ी का है, इसका टेम्परेचर जो है ना वो कम है, और इसका टेम्परेचर जो मेटल का है ना वो ज्यादा है टेम्परेचर? तो ये बात है ना, बताओ। आंसर है, ये बात पूरी तरह गलत है। दोनों का टेम्परेचर, सिंस दोनों सेम टाइम पे से ही उसके ऊपर पड़े हैं, काफी टाइम हो गया, लंबा टाइम, तो दोनों का जो टेम्परेचर है ना वो दोनों का टेम्परेचर है T0 T0। अब तुम कहोगे भैया यार ये तो गलत बात है, T0 T0 टेम्परेचर है, मेरे को तो ये ज्यादा ठंडा लगता है और ये ज्यादा गर्म लगता है, ये क्यों है? तो ये इसलिए भैया, ये जो है ना कोफिशिएंट, थर्मल हीट कोफिशिएंट, ये खेल खेलता है। अब जो देखो, जो मेटल्स के लिए थर्मल हीट कोफिशिएंट होता है ना वो कुछ होता है 440 के आसपास, जो यूनिट है वो वगैरह लगा लेना। और जो इसके लिए होता है वुड वगैरह के लिए, वो कुछ होता है 1 2 या फिर 1 या फिर 2 या फिर कुछ पॉइंटों के अंदर होता है, ठीक है? तो ये क्या खेल खेला? अब खेल देखो, ये ऐसे खेला, दोनों के लिए एरिया, बैठने वाला एरिया सेम, डेल्टा टेम्परेचर भी सेम, तुम्हारे बम का और इसका टेम्परेचर, और तुम्हारे बम का और इसका टेम्परेचर के बीच का जो डिफरेंस है वो दोनों के लिए सेम, और लेंथ, दोनों के लिए लेंथ भी सेम। तो अब क्या होता है, जो थर्मल कोफिशिएंट होता है ना, जिसका थर्मल कोफिशिएंट, ये चीज क्या है, तुम्हें बैठते ही गर्मी महसूस हुई, तो क्या हुआ, बैठते ही तुम्हें डी क्यू जो हीट थी वो ट्रांसफर हो गई, और डी क्यू हीट ट्रांसफर बहुत जल्दी से हुई, फास्ट हुई। इस केस के अंदर जो डी क्यू हीट ट्रांसफर था वो बहुत फास्ट था, मतलब बैठते ही गर्मी लगने लगी, बैठते ही गर्म हो गए, तो फास्ट थी डी क्यू हीट ट्रांसफर, जो हीट का ट्रांसफर था ना वो बहुत फास्ट था। और इस केस के अंदर क्या हुआ, जो डी क्यू हीट ट्रांसफर था ना वो स्लो था, क्योंकि इसका ये वाली वैल्यू स्लो है। अब बाकी सब कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कुछ मान ली 10 है, ठीक है, बाकी सब की वैल्यू, तो डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू 10, ठीक है? तो अब मेटल के केस के अंदर क्या होगा, मेटल के केस के अंदर डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू कुछ 414 इंटू 10, और जो वुड है उसके केस के अंदर होगा डी क्यू बाई डी टी, वुड के केस के अंदर होगा कुछ 1 इंटू 10। तो अब देखो इसके अंदर हीट ट्रांसफर इससे 144 गुना, 114 गुना ज्यादा तेज है, तो बैठते ही खटाक से हीट ट्रांसफर हुई, जो इलेक्ट्रॉन थे सीट के वो तुम्हारे बम पे थड़ाथड़ पड़े, तो इससे क्या हुआ कि जल्दी से हीट ट्रांसफर हुआ। तो ये के का रोल है कि कितनी जल्दी हीट का ट्रांसफर होगा, ये के बताता है। अब देखो आगे करते हैं, आगे क्या देखते हैं अपन। तो ये समझ गए के का क्या रोल है, डी क्यू का क्या काम है, वो सब समझ गए अब तुम, कंडक्शन से कैसे। अब अपन आगे करते हैं, चलो एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, बेसिक क्वेश्चन है ये अपना, कुछ और सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर के अंदर से मैंने कुछ कैविटी निकाल दी, ठीक है, इसका कुछ रेडियस है R1 और बड़े वाले का R आउटर है, ठीक है, R आउटर हो गया, R1 ये हो गया। अब मैंने क्या कहा कि भैया ये इसका कुछ टेम्परेचर है T1, इसका टेम्परेचर कुछ T2, ठीक है, तो एरिया अपन को पता है T1 T2, ये होगी अपनी L। तो अब बताओ कि कितनी जल्दी मतलब हीट ट्रांसफर होगा, देख लिया। तो अब बताओ डी क्यू बाय डी टी इज इक्वल टू क्या, डी क्यू बाई डी टी क्या होगा, तो डी क्यू बाई डी टी, पॉज करो, सॉल्व करो। अब मैं बताता हूँ डी क्यू बाई डी टी क्या होगा। डी क्यू बाई डी टी होता है के इंटू एरिया इफेक्टिव इंटू डेल्टा टी ओवर लेंथ। एरिया इफेक्टिव कितना है, एरिया इफेक्टिव आ गया, बीच से ये हॉलो था, ठीक है, ये वाला हॉलो था बीच से, तो एरिया इफेक्टिव कितना हुआ, के इंटू पाई पूरे का एरिया, पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई अंदर वाले का एरिया, ये वाला एरिया,
लेयर का, हर लेयर को देखना। जैसे ये मेरी अगर एक मैं ऐसे देखूंगा ना तो मुझे ऐसा दिखेगा, एरिया कैसे दिखेगा, ये वाला पार्ट मेरा हॉलो है और ये वाला मेरा टोटल पार्ट है, तो मैंने पूरे का एरिया माइनस ये हॉलो का एरिया कर दूंगा तो मेरे पास ये वाला जो एरिया है ना ये मुझे मिल जाएगा। तो ये कितना होगा, पाई R1 स्क्वायर और इंटू डेल्टा टी T2 माइनस T1 ओवर लेंथ L। हो गया, सिंपल सवाल था, खत्म। अब अच्छा सवाल करते हैं अपन। कोई भी डाउट वगैरह हो, गूगल क्लासरूम है लिंक के अंदर, ज्वाइन कर लेना। डाउट वगैरह कुछ भी पूछने हो वहां पे पूछ लेना। ठीक है, अगला सवाल। अच्छा सवाल है, देखो। अच्छे ही पूछता हूँ मैं क्वेश्चन, अपने पिद्दी लेवल के नहीं पूछते। देखो क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन अपना हाईटेक क्वेश्चन करते हैं अपन। कहीं स्विट्जरलैंड वगैरह, कहीं पे कनाडा वनाडा की झील है, कोई लेक है, ठीक है। तो ये लेक है कनाडा की, इसका कुछ पानी वानी अपन ने ऐसे क्यूब के इस शेप के अंदर बता दिया। तो इसका कुछ टेम्परेचर बाहर है ना, बर्फ जम रही है, तो कुछ -Δ T0 डिग्री सेल्सियस है। और इसके ऊपर हल्की 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 इस लेक के ऊपर, ये लेक है ठीक है, कनाडा की लेक, ठीक है, कनाडा की लेक के ऊपर हल्की 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 बर्फ जमने लग गई। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है लेटेंट हीट ऑफ, क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगी या क्या होगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, या जो भी मान लेना कि मतलब बर्फ जमने वाली कौन सी होती है यार, मैं याद नहीं है मेरे को। लेटेंट हीट जो भी होगी ना, कि वाटर से आइस के अंदर कन्वर्ट होने वाली लेटेंट हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग वगैरह कुछ भी कर लेना, ठीक है। तो लेटेंट हीट, वो वाली लेटेंट हीट की वैल्यू है कुछ L0, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है। और जो वो जो जो बर्फ जमेगी, उस बर्फ की लेयर से पास होने, बर्फ की लेयर जैसे वुड का कुछ था ना, थर्मल कैपेसिटी कोफिशिएंट, तो वैसे ही उसका कुछ बर्फ की लेयर का कुछ के दिया हुआ है, ठीक है, उसको के मानना है। और कुछ ये क्वेश्चन अब कह रहा है कि कितने टाइम बाद यहाँ पे एक वाई थिकनेस की बर्फ जम जाएगी, कितना टाइम बाद। तो टी बराबर क्या होना चाहिए कि मेरे को वाई थिकनेस की एक लेयर बन जाए यहाँ पे बर्फ की, तो वो पता करना है। और क्या वैल्यू चाहिए होगी तुम्हें, क्यू अपने पास है, एम, ठीक है, और जो वैल्यू चाहिए वो मान लेना यार, क्यू एम जो भी, ठीक है। सॉल्व करो। समझ में आ रहा है ना कैसे, जैसे जैसे दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होगा, इसमें से वाटर में से, सिंस वाटर का फ्रीजिंग टेम्परेचर कितना, 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर तो 0 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा, वाटर को दिया हुआ है, लेक का वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो वाटर अपना 0 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, वाटर से हीट बाहर निकलने लगेगी, क्योंकि ये माइनस कुछ θ डिग्री सेल्सियस है, तो हीट बाहर निकलने लगेगी। जैसे जैसे हीट बाहर निकलने लगेगी वैसे वैसे एक लेयर फॉर्म होती जाएगी, वो लेयर फॉर्म होती जाएगी, हीट पास निकलती जाएगी, फिर उस लेयर के थ्रू कंडक्शन होगा और फिर उस कंडक्शन के थ्रू हीट बाहर निकलने लगेगी। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। ट्राई करके देखो वीडियो पॉज करके, ठीक है। अब मैं करके दिखाता हूँ, करके दिखाऊं, ठीक है। पॉज करनी है अभी भी पॉज कर लो, सॉल्व करना है सॉल्व करके देख लो। तो देखो अपन ने एकदम मस्त कलर से बनाएंगे भाई, ठीक है। ये अपना हो गया, ये अपना हो गया वाटर भैया, इनिशियली वाटर कुछ ये था, बाहर का टेम्परेचर -T0 डिग्री सेल्सियस, वाटर का टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अपन को यही चाहिए, अपन आगे सॉल्व कर लेंगे। अब देखो अपन क्या करते हैं, अपन ने माना कि भैया कुछ डेल्टा एक्स थिकनेस की लेयर बन गई, डेल्टा एक्स थिकनेस की लेयर बन गई। तो अब क्या होगा, डेल्टा एक्स थिकनेस की लेयर बन गई, तो इसके अंदर कुछ हीट वाटर ने ली होगी या वाटर ने हीट दी होगी। वाटर फ्रीज हो रहा है देख रहे हो, तो वाटर अगर फ्रीज हो रहा है तो यानी कि उसने कुछ हीट निकाली होगी। तो यहाँ से जितनी हीट निकली वो अपन ने मान ली कुछ डी क्यू हीट मान ली, कुछ डेल्टा एक्स बनाने के लिए डी क्यू हीट मान ली। तो अपन सबसे पहला स्टेप, स्टेप 1,
ये वाटर की लेयर बनाने के लिए कितनी हीट की जरूरत होगी? स्टेप 1। तो अभी भी करना है तो क्वेश्चन कर सकते हो। वाटर का कुछ रो मान लेना डेंसिटी वाटर की, ठीक है। तो अपन ने कहा स्टेप 1, डी क्यू कितना होगा? डी क्यू इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ की कुछ अपन ने एल लेंथ की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं। वाटर की जो लेयर है ऊपर से टॉप व्यू जब मैं देखूंगा तब मुझे ऐसा दिखेगा कि ये पूरी एक झील है, ठीक है। और इस पूरी का कुछ, ये जो ऊपर से देख रहा हूँ, ऊपर से जैसे ऊपर से देख रहा हूँ, तो ऊपर से देखूंगा तो इसका कुछ पूरी का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा कि ये ए इंटू डी एक्स वॉल्यूम का एक मेरे पास ऐसे, ये ए पूरी हो गई एरिया, पूरा एरिया ऊपर वाला, और डी एक्स इसकी मोटाई होगी। तो मुझे वॉल्यूम ऑफ वाटर मिल जाएगा जितना फ्रीज हुआ। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना फ्रीज होगा तो वो मैं देख लेता हूँ। तो ए इंटू डी एक्स, डी क्यू की वैल्यू देखो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के अंदर मैंने क्या बताया था कि जब वाटर फ्रीज होता है तब क्या होता है, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रहता है, वो डायरेक्टली लिक्विड से सॉलिड आइस से इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उस वक्त अपन फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं? उस वक्त अपन फॉर्मूला क्यू के लिए यूज करते हैं, क्यू इज इक्वल टू एम इंटू एल, लेटेंट हीट इंटू मास, जितना मास कन्वर्ट हुआ इंटू उसकी लेटेंट हीट क्या थी उसकी, तो वाटर की, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो वो अपना जो क्यू हीट जितनी भी लेनी देनी होगी वो हो जाएगी। तो अब इस केस के अंदर अपन को पहले तो मास निकाल लेते हैं। मास अपना कितना है? पूरा एरिया इंटू इसकी जो ये मोटाई है, इंटू ये कितना हो गया एरिया इंटू दिस, एरिया इंटू ये तो हो गई अपनी वॉल्यूम। और वॉल्यूम इंटू अगर मैं डेंसिटी कर दूं तो मेरे को मेरा पूरा मिल जाएगा मास। तो ये मेरे को मिल गया मास इंटू अगर मैं एल कर दूं, लेटेंट हीट से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे को कितनी हीट देनी पड़ेगी ये लेयर बनाने के लिए, वो मेरे को पता चल गई कि भैया मेरे को इतनी हीट देनी पड़ेगी लेयर बनाने के लिए। अब मैं मानता हूं कि मेरे को कुछ एक्स हाइट तक मैंने कुछ लेयर बनानी है, ठीक है। तो ये पूरी लेयर बनाने के लिए मेरे को नेट कितनी क्यू हीट देनी पड़ेगी वो देख लेते हैं। तो क्या है, सिंपल सा इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इज इक्वल्स टू ए इंटू डी एक्स इंटू रो इंटू एल, इसका इंटीग्रेशन। डी क्यू का इंटीग्रेशन इनिशियली जीरो हीट, क्यू टोटल कितनी हीट टोटल होगी। अब ये मत कहना, फाइनली अपन देख लेंगे कि लेनी है देनी होती है। तो क्यू हीट टोटल इज इक्वल टू ये ए अपना कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स। तो ए इंटू एक्स, लिमिट कहाँ से कहाँ, जीरो से लेके एक्स, तो डायरेक्ट एक्स इंटू रो इंटू एल इज इक्वल टू क्यू टोटल, जितनी भी अपन को टोटल हीट चाहिए वो है ए इंटू एक्स इंटू रो इंटू ए, रो इंटू एल, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं, अब आगे करते हैं। आगे अपन ने कहा कि भैया अपन को टोटल हीट पता चल गई अब कितनी है। अब अपन क्या करते हैं कि ये हीट निकली कैसे होगी वो पता करते हैं, कैसे ये हीट निकली होगी। तो अपन ने शुरू में मानी कि कुछ ds थिकनेस की ये रही होगी। अब अपन यूज करेंगे जो भी अपन ने सीखा, कंडक्शन से के थ्रू हीट कैसे ट्रांसफर होती है। तो कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर क्या होती है, dq बाय dt इज इक्वल टू कंडक्शन के थ्रू, ये सरफेस है, सरफेस का एरिया कितना है, सरफेस का एरिया अभी अपन ने ऊपर से टॉप व्यू से देखा, एरिया पूरा था a, तो ठीक है। तो a इनटू इसकी क्या टोटल एरिया मिल गया। अब क्या टोटल टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, तो वो अपन ने कुछ मान लिया डेल्टा छोटा डी टी, डी डेल्टा, इन दोनों के बीच का कुछ डी डेल्टा टेम्परेचर है, ठीक है। अभी बताता हूँ डी डेल्टा क्या होगा। डी डेल्टा, ठीक है, छोटा सा डेल्टा डी डेल्टा, ठीक है, टेम्परेचर डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ कितनी है, ये टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ तो डी एक्स ही है, डी एक्स इंटू अब क्या हुआ इसका कोफिशिएंट, थर्मल हीट कोफिशिएंट, तो वो हो गया के। तो अपन ने क्या किया, अब तुम कोई भी सरफेस मान लेना, कितना भी इसे बना लो बड़ा, सरफेस को कितना भी नीचे तक बना लो, यहाँ पे तो पानी रहेगा ना हमेशा, और यहाँ पे इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और पानी का टेम्परेचर क्या रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये वाली चीज कितना भी बड़ा कर लो, डेल्टा जो ये वाली चीज है ना, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी, और ये क्या रहेगी डेल्टा के बराबर। कितना भी कर लो यहाँ पे हमेशा जीरो रहेगा, नीचे कोई ना कोई लेयर पे तो तुम आओगे, उसके जस्ट नीचे पानी होगा, पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे माइनस डेल्टा। तो ये वाली चीज अपनी हटके हो गई
सिंपली डेल्टा इंटू के ओवर डी एक्स। ठीक है, अब ये हो गया। अब अपन ने क्या कहा कि क्वेश्चन कहता है कि अपन को टाइम निकालना है, भैया जी टाइम कितना लगेगा। तो अपन ने क्या किया, डी क्यू इज इक्वल टू ए इंटू डेल्टा इंटू के ओवर इंटू डी टी, इस डी टी को उधर ले गए डिवाइडेड बाय डी एक्स। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट। तो ये क्या होगा, जीरो से लेके टोटल हीट क्यू टोटल, तो क्यू टोटल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए इंटू ये डेल्टा इंटू के इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाय डी एक्स। ठीक है, और क्यू टोटल अपन को पता है कितनी होती है, क्यू टोटल इज इक्वल टू ए इंटू एक्स इंटू रो इंटू एल। ठीक है, तो a इंटू एक्स इंटू रो इंटू एल। अब a से a कट गया, यहाँ पे क्या बचा, x रो l इज इक्वल टू डेल्टा के इंटीग्रेशन ऑफ डी टी ओवर डी एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स को मैंने इस तरफ ले आया, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स को यहाँ ले आया। अब मैंने क्या देखा, यहाँ पे x एक पहले से है, तो और इस चीज़ को मैं, बाकी चीज़ को मैं नीचे ले आया, डेल्टा थीटा ओवर के, ताकि मैं इसका इंटीग्रेशन जब करूं तो मेरा 0 से t टाइम आ जाए। तो अब इसके बाद इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर ओवर 2 इंटू रो इंटू एल ओवर डेल्टा के इज इक्वल्स टू टी, और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से लेके y थिकनेस, और ये मेरा टाइम आ गया। सॉल्व। ठीक है, यहाँ तक समझ आता है, कोई दिक्कत नहीं। दोबारा ट्राई कर लेना, अगर ना हो तो रिवाइंड करके दोबारा सॉल्व कर लेना। रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि डी क्यू बाई डी टी जो अपना था, डी क्यू बाई डी टी अपन ने बता किया ना कि जैसे रॉड को गर्म कर करके थोड़ी उसकी लेंथ बढ़ाई, कभी उसका एरिया कम ज़्यादा किया, वैसे ही डी क्यू बाई डी टी का कैसे पता चला। अब डी क्यू बाई डी टी बेसिकली होता क्या है, तो देखो सबसे पहले इसकी ज़रूरत क्या पड़ी डी क्यू बाई डी टी की, तो डी क्यू बाई डी टी लोगों ने देखा कि भाई कुछ गर्म चीज़ें होती है, जैसे कि रेडिएशन क्या होती है बेसिकली वो बता देता हूँ। रेडिएशन तो पता ही है, सूरज से ट्रांसफर करती है और इसको मीडियम वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कोई जैसे गर्म चीज़ है, अब उससे कुछ हीट बाहर की तरफ निकलती है, इससे क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट कुछ देर बाद ठंडा हो जाता है। तो ये हीट निकलती है, ये डी क्यू बाई डी टी, कोई फिजिकल कांटेक्ट तो है नहीं इसके अंदर, तो ये वाली हीट कैसे निकालें, इसका डी क्यू बाई डी टी कैसे होगा कि कितनी हीट एनर्जी निकल रही है पर यूनिट टाइम, ये कैसे पता करें। तो उस वक्त एक साइंटिस्ट था, फेमस साइंटिस्ट, उसने पता किया। अब अपन ये जो पूरा रेडिएशन है ना, देखो पूरा रेडिएशन अपन एक कहानी के थ्रू यूज करें, कहानी के थ्रू पढ़ेंगे। मैं, हमारे एक टीचर थे, पी घोष नाम था उनका, वाइब्रेंट के अंदर, उन्होंने हमें एक कहानी सुनाई थी मुझे, मतलब तो मुझे ये याद रहेगी। तो मैं आज जब रिवाइज करा था नोट, तब मुझे कहानी याद आई, तो आज तुम्हें बताता हूँ मैं वो कहानी। तो देखो बहुत टाइम पहले की बात है, जब जनता ढूंढ रही थी कि ये डी क्यू बाई डी टी क्या होगा क्या होगा, तब एक साइंटिस्ट निकल के आया, स्टीफन नाम था उसका। उसने अपनी लैब में अलग अलग काफ़ी टाइम तक अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। जैसे कि उसने एक ऑब्जेक्ट लिया, उसने देखा कि जो इसका डी क्यू बाई डी टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके टी की पावर 4, यानी कि इसके जो टेम्परेचर है उसकी पावर 4 पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कि अगर मैंने कुछ, इसका टेम्परेचर है, उसके टेम्परेचर को अगर मैंने दुगना कर दिया तो उसकी रेडिएशन हीट पावर एनर्जी जो होगी वो 2 की पावर 4 टाइम्स बढ़ गई। तो हीट रेडिएट कितनी हो रही थी पर यूनिट टाइम, वो बढ़ गई। तो उसने देखा कि टी की पावर 4 टेम्परेचर की पावर 4 पे डिपेंडेंट करता है। सिमिलरली उसने ट्राई किया कि जो डी क्यू बाई डी टी था वो उसने पता किया कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था सरफेस एरिया, जो भी ये मेरी ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, इसका टोटल सरफेस एरिया आउटर क्या होगा उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो उसने दो बड़ी बड़ी चीज़ें पता कर ली कि भैया ये होता है। अब उसने इससे एक फॉर्मूला बना दिया, डी क्यू बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया इंटू टी की पावर 4। अब इसे हटाने के लिए उसने एक कांस्टेंट लगा दिया, ई इंटू सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, स्टीफन्स कांस्टेंट। ठीक है, स्टीफन्स कांस्टेंट लगा दिया उसने, तो ये हो गया स्टीफन्स कांस्टेंट। तो उसने ये फाइनल फार्मूला डिराइव, मतलब फार्मूला बता दिया कि भैया
ये मेरा फॉर्मूला है, अपने पेपर पब्लिश कर दिए। पेपर पब्लिश करने की खुशी में उसके घर पे थी एक पार्टी। तो पार्टी के अंदर भाई अलग अलग साइंटिस्ट आए दूर दूर से, सब उसकी वाहवाही कर रहे थे। स्टीफन मस्त अपनी कुर्सी पे बैठा था, सब उसके चारों तरफ ऐसे वाहवाही कह रहे थे कि हाँ भाई तुमने पता लगा दिया, तुमने पता लगा दिया। तो फिर क्या हुआ, वहां ही एक आदमी आया और वो आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगा कि गलत फॉर्मूला है, गलत फॉर्मूला है। तुम्हारा फॉर्मूला dq/dt इज इक्वल्स टू a इंटू टी की पावर 4 ई इंटू सिग्मा। ये गलत फॉर्मूला है, इसके अंदर करेक्शन है, करेक्शन है। जोर जोर से चिल्लाने लगा। स्टीफन भाई एक पल को वो भी घबरा गया कि भाई इतने कॉन्फिडेंस से बंदा बोल रहा है, कुछ ना कुछ तो बात होगी। तो स्टीफन ने इसे कहा कि भैया तुम एक बार रूम के अंदर आओ। तो दोनों रूम के अंदर गए, ठीक है। स्टीफन बोला कि भाई मेरे फॉर्मूला में क्या करेक्शन है। तो उसने कहा, जो आदमी था बहुत तेज से चिल्ला रहा था, तो स्टीफन ने इसका नाम रख दिया बोलो। इससे कहा कि बोलो तेज मैन, बोलो तेज मैन, बोलो तेज मैन। तो इसका नाम क्या था, बोल्ट्समैन। इसका नाम था बोल्ट्समैन। इस नाम का एक्चुअली नाम था इस आदमी का बोल्ट्समैन। तो ये स्टीफन मजाक में कह रहा था इसे, बोलो तेज मैन, बोलो तेज मैन, तुम बहुत तेज बोल रहे थे ना, तो अब बोलो क्या बात है। तो फिर इसने कहा कि भैया मेरे फॉर्मूला में क्या गलती है। तो बोल्ट्समैन ने कहा कि भैया फॉर्मूला में गलती तब बताऊं, पहले तुम 2 प्याले चाय के लेके आओ। तो उसने 2 प्याले चाय के लेके आया। तो बोल्ट्समैन ने क्या किया, एक प्याला अपने हाथ के अंदर रखा और दूसरा प्याला क्या किया, फ्रिज के अंदर जाके रख दिया। अब ये मत कहना उस टाइम फ्रिज वगैरह नहीं होते थे, वो सब तो कहानी है और काल्पनिक घटना है। और तो उसने कहा कि एक फ्रिज के अंदर रख दिया। देखा कि भाई कुछ टाइम बाद वो लेके आया, तो इसका कुछ टेम्परेचर, जो प्याला बाहर पड़ा था उसका टेम्परेचर कुछ T1 था, वो T2 से छोटा बड़ा था। जो ये फ्रिज के अंदर से प्याला लेके आया उससे इसका टेम्परेचर ज्यादा था। बोल्ट्समैन ने कहा कि भैया तुम्हारे स्टीफन के हिसाब से दोनों का एरिया तो सेम था, दोनों के टेम्परेचर इनिशियली सेम था, ई की वैल्यू और सिग्मा की वैल्यू भी सेम थी, ये कैसे हुआ। स्टीफन कहा कि हाँ भाई बात तो सही है तेरी। तो उसने कहा कि अब क्या करें। तब उसने कहा बोल्ट्समैन ने कि भैया आपका फॉर्मूला है तो सही, लेकिन इसके अंदर एक करेक्शन है। वो करेक्शन क्या है, जो dq/dt होता है इज इक्वल्स टू E इंटू सिग्मा इंटू ए इंटू टी की पावर 4 ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन एक और चीज पे होता है, टी की पावर 4 ऑब्जेक्ट माइनस टी की पावर 4 सराउंडिंग। अब जब मैंने उसे फ्रिज के अंदर रखा तो उसकी सराउंडिंग कुछ और थी, और जो बाहर था उसकी सराउंडिंग टेम्परेचर कुछ और था। तो टी सराउंडिंग पे भी डिपेंड करता है। तब इन्होंने माना कि हाँ ये फॉर्मूला सही है, और इस नए फॉर्मूला को कहते हैं बोल्ट्जमैन करेक्शन। इसके अंदर जो करेक्शन किया है ये बोल्ट्जमैन करेक्शन कहलाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, dq/dt होती है रेडियंट पावर, रेडियंट पावर। q/t क्या हो गया, q/t हो गया अपना वॉट, और रेडियंट मतलब बाहर निकलने वाली। रेडियंट को अगर तुम मीनिंग सर्च करोगे ना, तो रेडियंट का मतलब होता है एमिटिंग हीट और लाइट। तो पावर बाहर निकलती हुई किसी ऑब्जेक्ट से, तो वो हो गई रेडियंट पावर। तो रेडियंट पावर का ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब देखो ये समझ गए। अब अपन क्या करेंगे, जल्दी से निपटा देते हैं अब अपन इसे चैप्टर को। ये थी कहानी। फू, अब अब आगे देखते हैं। अब आगे देखो भैया, अब न्यूटन साहब भी आए। उन्होंने अपने कुछ फॉर्मूले बताए कि न्यूटन ने अपनी कूलिंग वगैरह के फॉर्मूले बताए। इस न्यूटन कूलिंग है ना, तुम देख लेना डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू वगैरह के अंदर आते हैं, तो इसलिए मेरे को ये याद नहीं है। मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, तुम याद कर लेना। फॉर्मूला है भैया, जो भी अगर जनरल ऑब्जेक्टिव के लिए अगर कोई पूछता है ना न्यूटन का फॉर्मूला, तो ये पहले तो चलो जनरल ऑब्जेक्टिव के लिए बता दें हम। जनरल ऑब्जेक्टिव कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो वो कहेगा कि कुछ ऑब्जेक्ट था, ये T1 T2, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू के ओवर एम एस इंटू T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस टी एस। ये है जनरल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, वो कह देंगे कि एक बॉडी थी, ऑब्जेक्ट या बॉडी कुछ भी मान लो, वो कुछ T1 टेम्परेचर से T2 टेम्परेचर कूल हो गया, या T1 से T2 टेम्परेचर चेंज हो गया। अब उसके अंदर
वो बता देंगे कि ये जो टी सराउंडिंग है वो कितना था, तो अब वो पूछेंगे कि डेल्टा टी टाइम कितना लगा ये बताओ। वो उसकी के थर्मल कैपेसिटी और एम एस मास और स्पेसिफिक हीट दोनों दे देंगे। तो वो तुमसे पूछ लेंगे सिंपली कि बताओ डेल्टा टी टाइम कितना लगा। या फिर वो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि ऑब्जेक्ट था T1 से T2 टाइम जाने के अंदर उसे कुछ 20 मिनट लगी, और बताओ T2 से T3 जाने में उसे कितना टाइम लगेगा, तो ये वाला टाइम बताओ, ये पहले 20 मिनट थी। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ये, तो इसके क्वेश्चन ट्राई करके देख लेना। इस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आसानी से हो जाते हैं। और अगर किसी को तुमसे कुछ खुन्नस उन्नस निकालनी होगी तो वो कैसा फॉर्मूला पूछेगा न्यूटन का, वो वाला बता देता हूँ मैं अब तुम्हें, जो ज़्यादा बेटर आंसर निकालने के लिए कैसा होता है अगर किसी को है ही, तो वो होगा डी टी चेंज इन टेम्परेचर, डी टी ओवर डी टी चेंज इन टाइम इज इक्वल्स टू के ओवर एम एस टी माइनस टी एस। अपना ये क्या हो गया, ये हो गया अपना टी सराउंडिंग, और ये टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये डेल टी कितना टेम्परेचर चेंज हुआ, और ये डिफरेंशियल है तो ये अपने को इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन करके निकालना पड़ेगा, तो वो देख लेना। तो ये है जनरल, ये मोर जनरल फार्मूला, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन उसी से पूछेंगे, नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, नोट्स के अंदर सब मिल जाएगा। अब आज का लास्ट टॉपिक करते हैं और ख़त्म करते हैं। रेडिएशन के टाइम पे एक और साइंटिस्ट आया था, उसका नाम था वेन्स। वेन्स भैया ने क्या कहा, वेन्स भैया ने कहा कि भैया कुछ भी अगर एक ऑब्जेक्ट है ना, वो हीट है, गर्म है, उसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा है, 0 K से ज़्यादा है, तो वो कुछ ना कुछ वेवलेंथ की एनर्जी रिलीज कर रहा होगा, कुछ लैम्डा वेवलेंथ की कुछ एनर्जी रिलीज कर रहा होगा। और लैम्डा वेवलेंथ की एनर्जी का जो उसने फॉर्मूला बताया, जो विन्स फॉर्मूला अपन कहते हैं, वो होता है लैम्डा एम इन टू टी, जो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है, इज इक्वल्स टू बी। ये हमेशा एक, ये बी क्या हो गया, वेन्स कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट होता है, तो अगर किसी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो कम लैम्डा की एनर्जी की वेव्स छोड़ेगा, और अगर किसी का टेम्परेचर कम है तो ज़्यादा लैम्डा की वेव्स रिलीज करेगा। तो अब इस पे क्वेश्चन कैसा बनता है वो बता देता हूँ। तो इस पे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, वो तुम्हें दे देगा कि ये ग्राफ है अपना, और ये कुछ ऐसे बना लिया, ठीक है, या इसको थोड़ा सा और अच्छा कर देते हैं। उसने कहा कि भैया कुछ ऐसे ऐसे ऐसे, और ये क्या होगी, लैम्डा होगी अपनी, और ये इंटेंसिटी, एनर्जी रिलीज इंटेंसिटी, ठीक है। तो और ये कुछ बता देगा कि इसका कुछ पीक के लिए क्या लैम्डा है, कुछ लैम्डा लैम्डा 1, और ये कुछ लैम्डा 2, लैम्डा 3, कोई भी 3 ऑब्जेक्ट हैं ऐसे, और वो कुछ ये लैम्डा पीक है ना, मीन कह दो, पीक कह दो, लैम्डा मीन 1, लैम्डा मीन 2, लैम्डा मीन 3, ये कुछ रिलीज कर रहे हैं, वेवलेंथ कुछ ऐसे रिलीज हो रही है, ग्राफ के थ्रू पता चल रही है। अब वो पूछेगा कि ये अपना 1 है, ऑब्जेक्ट 1, 2, 3, किसका टेम्परेचर बताओ ज़्यादा है। तो अभी मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि लैम्डा इंटू टी बराबर कॉन्स्टेंट बी होता है। तो अगर किसी का लैम्डा ज़्यादा है तो उसका टेम्परेचर कम होगा। तो सबसे ज़्यादा लैम्डा किसका है, 3 का सबसे ज़्यादा लैम्डा है। ये ग्राफ नीचे दिख रहा है, लेकिन जो लैम्डा की वैल्यू है ना, तो जो लैम्डा की वैल्यू है वो इसकी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि लैम्डा इस डायरेक्शन के एक्स के अक्रॉस है, तो इसका सबसे कम टेम्परेचर, तो इसका टी मिनिमम होगा सबसे ज़्यादा, और सबसे कम लैम्डा है इसका, तो इसका टी मैक्सिमम होगा, और ये बीच वाला टेम्परेचर हो गया। समझ गए, ये कुछ ऐसे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सेट होंगे। रेडिएशन खत्म, इसकी डीपीपी और इसके नोट्स नीचे मिल जाएंगे गूगल क्लासरूम के अंदर, ज्वाइन कर लेना और सॉल्व करके आना, ठीक है। अगला अपन कुछ कल इसी क्लास के कंटिन्यूशन में कुछ और उठाएंगे। यहाँ पे अपना हीट ट्रांसफर हुआ खत्म।